हेलो नमस्कार मेरे साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी 100 मार्क के जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% व्याख्या करने वाले क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारे क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 100% व्याख्या करने वाले, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछते हैं और ये इसका जो है ना ये 4 मार्क का दिया जाता है। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके इसके लिखने का तरीका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि जहां प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है, ये लाइन दे देगा। अब इसको आपको क्या कहेगा कि सप्रसंग व्याख्या करे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि यह उद्धरण प्रसिद्ध चिंतक श्री जय कृष्ण मूर्ति रचित निबंध से गृहीत है। इस निबंध का शीर्षक है शिक्षा। शिक्षा के विषय में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं वही इस निबंध का सार है। उनके अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एकमात्र लक्ष्य भौतिक उन्नति है। लोग उनके विषय पढ़कर कोई अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं या व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग राजनीतिक आदि में कहते हैं कि उसके अतिरिक्त जो लोग राजनीतिक आदि में हैं वे शक्ति चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और आराम चाहते हैं। इस तरह सब एक ही लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील है। फलतः लोग दूसरे को अपना प्रतिस्पर्धी मानकर उसे पीछे छोड़ने के लिए धकिया रहे हैं। सबके भीतर एक ही आकांक्षा है कि मैं सबसे बढ़कर के रहूं, सब पर शासन या रोब रहे, सबसे अधिक सुख सुविधा मेरे पास हो। इस तरह भौतिक समृद्धि पाना, समाज में अपने को सम्मानित समझना, सबसे ताकतवर कहलाना ही व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है और उनके सारे प्रयत्नों की क्रिया रेखा दूसरे को धकिया कर आगे बढ़ने की है। इस तरह सब एक ही लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील है। फलतः लोग दूसरे को अपना प्रतिस्पर्धा मानकर उसे पीछे छोड़ने के लिए धकिया रहे हैं। सबके भीतर एक ही आकांक्षा है, मैं सबसे बढ़कर के रहूं, सब पर शासन या रौब रहे, सबसे अधिक सुख सुविधा मेरे पास हो। इस तरह भौतिक समृद्धि इसका आंसर यहीं तक होगा क्योंकि इसी का टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। आप जो है ना इसको जो है ना मेन पॉइंट आपको इसमें भी याद करना है। सबसे पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पंक्ति है ना ये किस लाइन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अगर आपको ये पता चल गया तो समझिए आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। कहते हैं हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। तो इसको फिर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह के एक लेख और एक पत्र से ली गई है। क्रांति के अग्रदूत भगत सिंह का विचार है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते हैं तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता। ऐसा सोचना हमारी भूल होगी। निसंदेह हम भी वातावरण को बदलने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हुए, अर्थात हमारी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, किंतु हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। हमने समय की पुकार को समझा एवं सहयोग दिया है। यही भगत सिंह का कथन है कि वे क्रांतिकारी इसलिए बने हैं क्योंकि यह समय की आवश्यकता है। भारत माता को ब्रिटिश शासन से निजात दिलाना है। देखिए आपको जो है ना ये जो है ना यहाँ से आपको याद रखना है कि प्रस्तुत पंक्ति, अब ये जो लाइन जहाँ से लिया गया है ना उस लाइन का यहाँ पे नाम देना। जैसे प्रस्तुत पंक्ति अगर ये भगत सिंह एक लेख और एक पत्र से लिया गया है तो यहाँ पे लिख दिया और उसके शीर्षक कौन है, इसका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो आपका 4 नंबर समझिए तो फिक्स ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु
रात दिन की साथिन माँ, कैसे अपना मन समझावे। इसका आंसर लिखेंगे सुभद्रा जी की पुत्र वियोग कविता की इन पंक्तियों में छोटे बच्चे के निधन से उत्पन्न दुख की किस पर कितनी गहरी प्रतिक्रिया होती है, इसका चित्रण किया गया है। बच्चे के निधन बच्चे के निधन का प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सबसे पहले भाई बहन उसे भूलते हैं, क्योंकि वे थोड़े ही बड़े होते हैं और पढ़ाई तथा क्रीड़ा में उनका ध्यान बढ़ जाता है। अतः वे गहराई तक प्रभावित नहीं हो पाते हैं। पिता सियाने होते हैं, लेकिन वे परिवार चलाने की कर्मई व्यस्तता के कारण बच्चे को कम समय दे पाते हैं। अतः गहराई तक दुख अनुभव करने के बावजूद वे यथार्थ को ध्यान में रखकर और अपेक्षाकृत सहनशील पुरुष प्रकृति के कारण भूल भी जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इससे आगे भी लिखेंगे इसी में पैराग्राफ चेंज करके कि लेकिन माँ छोटे बच्चे के सतत साथ रहती है, उसी की नींद सोती जागती है, उसी के दुख सुख अपना भविष्य धुलाए रहती है। शिशु के न रहने पर वह एक खालीपन से भर जाती है, जिस कारण वह मन को समझा नहीं पाती और निरंतर रोती रहती है। निष्कर्षतः परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में सर्वाधिक लगाव के कारण माँ शिशु वियोग का दुख सबसे ज़्यादा झेलती है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको लाइन को ध्यान देना है, लाइन को ध्यान से पढ़ना है और इस लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है ये समझिए तो आपको समझाना है। उसी को तो व्याख्या कहते हैं। अगर आप जितना अच्छा से समझा सकते हैं, आप अपने मन से इसको बना बना करके लिखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है। अब नेक्स्ट है कि आपुन खाक नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। क्या कहते हैं, आपुन खाक नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। इसका आंसर लिखेंगे उक्त छंद सूरदास के पद की है, यानी कि ये छंद जो है ये सूरदास के पद से लिया गया है। इसके जो लेखक है, इसके जो कवि हैं वो कौन है, बाल कृष्ण वो जो है ना वो सूरदास जी हैं। बाल कृष्ण की एक बालोचित प्रवृत्ति का सहज चित्र अंकित किया गया है। कृष्ण को नंद लिखा रहे हैं, कृष्ण को नंद खिला रहे हैं। कृष्ण के बाल मन को लगता है कि उन्हें जो खिला रहा है उनको उन्हें खिलाना चाहिए, अतः वे थोड़ा भोजन उठाकर नंद जी के मुख में डालने की चेष्टा करते हैं। ऐसा करते अनेक बार बच्चों को देखा जा सकता है। सयाने को बच्चे खिलावे यह दुर्लभ बात है, इसलिए कवि ने इसे अवर्णनीय कहा है। कृष्ण खाते समय कई तरह की क्रियाएं करते हैं। प्रथम तो वे कुछ भोजन खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं। इतना ही नहीं, पिता के हाथों खाते खाते स्वयं अपने हाथों से खाने लगते हैं। वे मिश्री, दही और मक्खन तीनों को एक साथ मिला देते हैं। अंत में कवि इस बात का उल्लेख करता है कि वे पिता के मुख में कोर डालकर उनको भी खिलाने का प्रयत्न करते हैं। हिंदी साहित्य में कृष्ण की बाल लीला का विशेष महत्व है। अब आपका सेट 2 का है प्रथम क्वेश्चन कि जहां आदमी को अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है। इसका आंसर लिखेंगे कि व्याख्याय गद्यांश भारतेंदु युगिन गद्यकार पंडित बालकृष्ण भट्ट लिखित बातचीत निबंध के अंतर्गत है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक है ना बातचीत से लिया गया है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और फिर लिखेंगे कि यहाँ
जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए बात की आवश्यकता पर बल दिया गया है। लेखक के अनुसार आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है। वही बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। तो इसका आंसर लिखेंगे, यह पंक्ति मलयज के लेख हंसते हुए मेरा अकेलापन की है। यह कथन का अर्थ है कि लेखक को भीतर से जीवन तथा जगत की अनुभूतियों तथा समस्याओं से लड़ने की उष्मा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए तथा अपनी बात को पूरी शक्ति से कहने की क्षमता होनी चाहिए। यही भीतर की दीप्ति आग है। दूसरे शब्दों में उन्हें जिंदा दिल और ऊर्जावान होना चाहिए। बाहर से ठंडा का आशय है कि उनमें संयम और विवेक होना चाहिए। बाहर के प्रभाव से तुरंत प्रतिक्रिया या आवेश में नहीं आना चाहिए। आग का मतलब ऊर्जा तथा ठंडा का मतलब है विवेक और संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। कहते हैं कि धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। इसका आंसर लिखेंगे, व्याख्यान पंक्ति सूफी कवि जायसी रचित पद्मावत से गृहीत कड़वक की है। यहाँ जायसी ने स्वयं को कवि रूप में याद किए जाने की इच्छा व्यक्त की है। जायसी कहते हैं कि व्यक्ति की कायिक सुंदरता या असुंदरता मृत्यु को प्राप्त होते ही नष्ट हो जाती है, लेकिन धन्य है वह पुरुष जिसे उसकी अमर कृति अमर रखती है। ठीक उसी प्रकार जैसे फूल मरकर भी अपनी सुगंध बिखेरता रहता है, अर्थात उसकी बास कभी भी नष्ट नहीं होती है। संस्कृत में भी प्रचलित उक्ति है, सह जीवतीयस्य कृतिः जीवति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीलन लग जाए इस भाई से। कहते हैं कि शीतन लग जाए इस भाई से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माह कहकर जिस समय पुकारा। कहते हैं कि शीतन लग जाए इस भाई से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माह कहकर जिस समय पुकारा। इसका आंसर लिखेंगे, व्याख्यान पंक्तियां कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र वियोग शीर्षक कविता से उद्धृत की गई है। यहाँ अपने पुत्र के असामयिक निधन से व्यथित माँ की पीड़ा वर्णित है, जिसे ठंड लग जाने के भय से माँ कभी गोद से जमीन पर नहीं उतारती थी। एक बार माँ कहकर पुकारते ही जिसके लिए सब काम छोड़कर दौड़ी चली आती थी, वह पुत्र माँ आज माँ कहकर पुकारने के लिए नहीं है। फिर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, उपरोक्त पंक्तियाँ में माँ की व्यथा सरल भाषा में अभिव्यक्त की हुई है जो मर्मस्पर्शी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे मुँह, कहते हैं मुझे ऐसे लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। ये जो पंक्तियाँ दिया गया है इसका क्या करना, सप्रसंग व्याख्या करना। ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क में पूछा जाएगा। जब भी पूछेगा ये लाइन देकर व्याख्या करने वाला, वो आपको 4 नंबर का ही होगा। तो आप बिल्कुल भी इसको मिस्टेक से नहीं करेंगे, इसमें बिल्कुल भी आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख भी देते हैं ना उल्टा पुल्टा करके, फिर भी आपको नंबर मिलेगा। इसी वजह से आप इसको अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार 3 बार करके देखेंगे और खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे, यह पंक्तियाँ अज्ञे जी की रोज कहानी की है। इस कथन में मालती के परिवार
ने कहते हैं कि इस कथन में मालती के परिवार के नीरस यांत्रिक तथा अनिच्छापूर्वक जीने के वातावरण का वर्णन है। इस वातावरण का प्रभाव लेखक पर भी पड़ता है। वह भी सन्नाटा महसूयत और निरस्ता अनुभव करने लगता है। उसे लगता है कि जो वातावरण घर को निस्तेज बनाए हुए हैं वही उसे भी ग्रसित किए जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ है पुस्तक दिगंत भाग 2 के पाठ एक लेख और एक पत्र शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में भगत सिंह ने आत्महत्या के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे कायरता कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने से चलते रहेगा या करेगा, वह अपना समस्त मूल्य एक ही क्षण में खो देगा। भगत सिंह कहते हैं, मेरे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है और कायरता इसलिए कहते हैं कि केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जाने तब परिहरी नारी महाविकार। कहते हैं नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जाने तब परिहरी नारी महाविकार। अगर आपने अर्धनारीश्वर को अच्छा से पढ़े होंगे, उसी में ये पंक्ति दिया गया हो, और ये पंक्ति जो है ना ये कबीर साहब के द्वारा दिया गया था। तो इसको लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा कबीर साहब का है। यहाँ नारियों की अवहेलना की चर्चा हुई है। यद्यपि नारियों से धर्म साधक और साधु भय खाते थे, किंतु विचित्र बात तो यह है कि महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। नारी से ब्याह करते समय अवहेलना करने का विचार नहीं किया, पर जब ब्याह हो गया तब उसे महाविकार समझकर त्याग दिया। फिर लिखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष एनेछे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामिनी एनेछे यामिनी शांति समीकरण वारिवाह। इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है। यह नर नारी से संबंधित एक प्रचलित कहावत से संबंधित है। यहाँ नर और नारी का गुण आधारित पार्थक्य स्पष्ट हुआ है। यदि दिवस की ज्वाला और तप्त धूप पुरुष की लाई हुई चीज़ें हैं तो यामिनी ही शांति देने वाले कामनी ही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से 2 बार 3 बार करके देखेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। देखिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बल्कि आपको टेंशन को जो है ना किसी दूसरे पर थोप देना है, यानी कि एग्जामिनर पर थोपना है। इसलिए आप खुश होकर के तैयारी करें और जम करके तैयारी इतना कर ले कि एग्जामिनर आपको हंसते हंसते अच्छे मार्क दे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।